आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम, क्योंकि आप लोगों के लिए बस ही रहेगा मई एग्ज़ाम के लिए। नवंबर से तो फिर आपका ये सब्जेक्ट क्या कर सिलेबस से हट जाएगा। सो जो लोग इस बार पास कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नवंबर में ये सब्जेक्ट आप मतलब मई में ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए तो नवंबर में ऑटोमेटिकली आप लोगों को नए सिलेबस में क्या किया जाएगा, शिफ्ट, और ये सब्जेक्ट वहां नहीं होगा। सो मतलब बहुत ही डेलीमा वाली सिचुएशन है हम लोगों के लिए, मतलब पढ़ना भी पड़ रहा है और फिर ज़्यादा रिलेवेंट भी नहीं रहेगा। मैं हमेशा जब इस क्लास में आता था, मतलब जब नई नई क्लास स्टार्ट करता था, तो मैं सब्जेक्ट का रेलेवेंस बताने की कोशिश करता था। अब मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि इसका रेलेवेंस क्या बताऊँ, वो हटा ही दिया, सब्जेक्ट ही हटा दिया। सो बट एनीवेज मेरे को लगा कि ये जो सब्जेक्ट हटाया इट्स अ गुड स्टेप फ्रॉम द आईसीआई, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग पढ़ाते थे, जो इनकी अप्रोच हुआ करती थी, उससे अच्छा है कि नहीं पढ़ाओ। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत रटना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है एंड ऑल दोस थिंग्स। थोड़ी सी रटने में स्टूडेंट्स को क्या होती है, प्रॉब्लम, प्लस लैंग्वेज भी क्या है, थोड़ी सी टेक्निकल, तो याद रखने में थोड़ा लोगों को क्या होता था, इशू। ठीक है, आपका ये इशू एक अटेम्प्ट के लिए है, फिर खत्म हो जाएगा, बट ठीक है, एक अटेम्प्ट है तो कुछ। Recording in progress. क्या बोल रहे हो? आवाज क्लियर नहीं आ रही आप लोग, एक जना बोलो। अच्छा, एक ही अटेम्प्ट में पास कर लेंगे पक्का? चलो, कम से कम ये मेरी लास्ट बैच होने वाली है, सो मज़ा आएगा इस बैच के अंदर। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई एम सी एस सागर विजय वर्गी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। बड़ा प्लीज़, पिछले 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई एम ऑल्सो स्टॉक ट्रेडर। नाहटा पे मैं EIS पढ़ाता हूँ, प्लस इंटर वाले स्टूडेंट्स को ही क्रैश बैच में इनकम टैक्स पढ़ाता हूँ। तो एक IT और एक वो वाला IT, मतलब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड वो वाला इनकम टैक्स आई टीच, एंड CS के स्टूडेंट्स को आई टेक GST एंड इनकम टैक्स। तो उन लोगों को मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, आप लोगों को मैं EIS पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आपके सेकेंड ग्रुप का सब्जेक्ट है एंड पेपर नंबर 7th है आपका। 7th A है, 7th A फर्स्ट पार्ट मैं पढ़ाऊंगा 50 मार्क्स का, एंड 50 मार्क्स का क्या होगा, SM, जो कि आपको कौन पढ़ाने वाले हैं, दीपक सर। अच्छा, आज के दिन वैसे कुछ ज़्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, है ना, थोड़ा बहुत ऐसे ही बातें करेंगे, है ना। बोले चलो, कितना रिलैक्स हो, कुछ पढ़ाना चालू तो क्या क्या मतलब पढ़ाना चालू करके। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये सुना है आपके जूनियर से कि सर कुछ IMP देते हैं उसमें से ही आ जाता है? ऐसा नहीं सुना? नहीं सुना? ओके। अब एक बार पता, एक्चुअली क्या है, पूरे ही सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने लायक है। एंड आज तक जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं, मैं 2017 से ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। सो ऑलमोस्ट वो 60 क्वेश्चन में से ही, मतलब अभी तो थ्योरी आती है 35 मार्क्स की, और 15 नंबर के क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव। 35 नंबर में से 25 नंबर श्योर शॉर्ट वो 60 क्वेश्चन में से आते हैं। सो आप अभी तक तो ऐसा हुआ है, अभी तक आपने वो आशीष सर का वीडियो सुना होगा, बोले इनकम टैक्स हमेशा डिफिकल्ट आता था, अब ICI को पता चल गया कि अब बताता हूँ, तो GST को क्या कर दिया, डिफिकल्ट कर दिया। आई बिलीव कि आखिरी अटेम्प्ट में शायद आप लोगों के साथ ऐसा ना करें। ऑन पेपर ये इजी आता है, बहुत अच्छा है स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, याद करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। सो आपको ये टेंशन नहीं है। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि सबसे पहले तो ये आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में फेल होते हैं। गलत सुना है यार, गलत सुना है। हाँ, गलत सुना है। नहीं, हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ये टेंशन छोड़ दो, ये सब्जेक्ट में फेल हुआ करते थे। अगर आपने आपके बहुत ज़्यादा सीनियर से पूछा होगा, जो मतलब जिसने अटेम्प्ट ही दिए होंगे 2014-15 में, वो लोग जरूर बताएंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, बहुत डिफिकल्ट, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या होते हैं, फेल होते हैं। बट ICI ने कॉन्सेप्ट क्या कर दिया है, बिल्कुल चेंज। एंड एक बात बताता हूँ, उस टाइम पे जब हम लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, तो वी वर नॉट यूज टू टेक्नोलॉजी, एंड जब हमें यहाँ पर टीचर खड़े होकर पढ़ा रहा है,
हम लोगों ने ऑनलाइन दुनिया देखी नहीं थी, ऑनलाइन परचेसिंग करी नहीं थी, ऑनलाइन बैंकिंग करी नहीं थी, तो उसको समझना और उसकी बातों को अंडरस्टैंड कर पाना, एग्जाम में उसको लिख कर आ पाना हमारे लिए डिफिकल्ट हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में आप सब लोग किसका यूज कर रहे हो? टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, तो यू आर वेल अवेयर विद ऑल द थिंग्स। मतलब मुझे यहाँ पर आपको कुछ चीज समझानी है तो मेरे लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान। मतलब हम लोगों को हमारे टीचर वो अमेजोन पे ले आकर कैसे परचेज करते हैं, ये परचेज करके दिखाते थे। अब आप सोचो आपको क्या दिखाने की जरूरत है? पेटीएम कैसे करते हैं ये सब बताने की जरूरत है? नहीं ना, आपको सब ऑलरेडी क्या है पता है। हाँ, अब बात ये आती है कि सब्जेक्ट में रटना पड़ता है कि नहीं रटना पड़ता। लगभग 300-400 पेज है मॉड्यूल में, मात्र मात्र 300-400 पेज। वृंदा, यस पहचाना है, पुराने स्टूडेंट है आप, बिल्कुल पहचाना। ठीक है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं रटना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इवन आप मुझसे बोलोगे तो मॉड्यूल का एक एक वर्ड कोई रटा थोड़ी हो सकता है। देखो क्या होता है, इस सब्जेक्ट के अंदर पॉइंट्स होते हैं। क्या होंगे? पॉइंट्स। वो पॉइंट्स तो सही लिखने हैं, वो पॉइंट्स आपको क्या करके लिखने हैं? याद करके लिखने, उसकी नो चॉइस। अंदर जब आप एक्सप्लेन करने जाओ, बार बार स्टूडेंट ये बोलता सर हमको अंदर का याद नहीं हो रहा, हमको अंदर का याद तो तुम्हारे सर को भी नहीं होगा। अभी क्या वो क्या स्टूडेंट क्या चाहते हैं, अगर मॉड्यूल में भी द से चालू हुआ है तो हम भी द इज एम आर पूरा सेंटेंस वैसा ही बनाए जैसा मॉड्यूल में लिखा है। आप कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमारे जो बाहर के पॉइंट्स है ना वो एकदम हमारे क्या हो, सही हो, एकदम करेक्ट हो। उसमें नो, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर वो गलत लिखा तो आपको बिल्कुल भी क्या नहीं मिलने वाले हैं, मार्क्स। यू विल नॉट गेट एट ऑल मार्क्स। अंदर का जैसा मैं समझाऊंगा तो वैसा ही आपको समझ के अपनी जैसी लैंग्वेज, अब देखो सबकी अलग अलग हो सकती है, सब अलग अलग स्कूल से पढ़े हैं, सबका एक इंग्लिश के ऊपर कमांड क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। जिसकी अच्छी बात है, जिसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, बहुत ही अच्छी बात है, वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा। जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक है, आप भी कोई मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम में नहीं आने वाले, क्योंकि इंस्टीट्यूट थोड़ी लीनियंट चेकिंग अप करने लगा है इस पेपर के अंदर, है ना। अगर कोई बहुत ही अच्छा लिख कर आता है, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा लिख कर आता है, तो भी 5 में से 4 ही मिलेंगे। यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5 तो मिलना ही मुश्किल है। और कोई थोड़ा बहुत 19-20 भी लिख के आता है, 5 में से 3, 3.5 मार्क्स यू विल गेट। तो कोई इतना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या होगा, मैं आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब देता हूँ, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब देता हूँ ये अब बार बार ना पूछे मुझसे, मैं एग्जाम के 1 महीने पहले दूंगा। आई विल प्रोवाइड 1 मंथ बिफोर योर एग्जाम। क्यों? जब तक पूरा पढ़ो, जब तक आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है ना, नो ऑप्शन, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पता चला मेरे आईएमपी के भरोसे बैठे रह गए और वहां पे वो क्वेश्चन नहीं आया कभी गलती से, तो फिर दिक्कत हो सकती है। जब तक आप अपना बेस्ट परफॉर्म करिए। हम लोग क्लास में मॉड्यूल से पढ़ेंगे, मॉड्यूल के अलावा कुछ और नहीं पढ़ने वाले। आई डोंट प्रोवाइड एनी नोट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, मॉड्यूल पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। लाए हो मॉड्यूल आज? तो कल से ले आना, तो आपका वो टेंशन खत्म हो जाए। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बोलूं, कितना भी कुछ भी किसी के भी नोट से पढ़ लो, जब तक मॉड्यूल नहीं देखते हैं ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता। ऐसा फील हुआ है कि अभी होगा फ्यूचर में? हाँ, आप कुछ भी कर लो, वॉट एवर यू डू, अल्टीमेटली आपके मन में ये आएगा ही आएगा कि एक बार हम क्या देख लेते हैं, मॉड्यूल। तो वो पूरा मॉड्यूल ही हम क्लास में पढ़ने वाले। सर हमको मॉड्यूल याद हो जाएगा, क्या होगा, आप उसका लोड ना लीजिए, आई विल टेक केयर ऑफ इट। अब मैं एक बार ये बता देता हूँ कि सब्जेक्ट रखा क्यों गया था, है ना, वाई वॉज दिस सब्जेक्ट देयर इन दिस सिलेबस। एनी केसेस, क्योंकि हम लोग तो इंजीनियर है नहीं, तो हमें क्यों ये EIS पढ़ाया जाता था? एनी आइडिया, एनी गेस? मतलब ये एक्चुअली सिलेबस बहुत अच्छा था। आपने नाम सुना होगा क्रिप्टोस के बारे में, या हर्ड अबाउट ब्लॉकचेन्स, है ना, वो सब चीज़ें यहाँ सिखाई जाती थी कि व्हाट इज बेसिकली हाउ क्रिप्टो वर्क्स, व्हाट हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स, है ना, इतनी अच्छी चीजें थी। ये लोग क्या समझते थे कि ये मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर वो वायरस या फिर जो इंजीनियर्स को पढ़ाते हैं वो सब पढ़ाया जाता है। नहीं, इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली ना आपको नई नई टेक्नोलॉजी क्या आने वाली इन फ्यूचर, वो सब सिखाया जाता था। जैसे अभी आप लोगों के फोन में एक सॉफ्टवेयर होगा, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम,
है ना, एवरीवन एग्री अबाउट इट, है ना। तो या तो एंड्रॉइड होगा या तो क्या होगा, iOS। आपको ये पता है कि आप अपने फोन के अंदर एक साथ 2 ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हो? कितने लोगों को ये बात पता है? सिर्फ बहुत कम लोग हैं जो थोड़े टेक्नो फ्रेंडली होंगे, उनको ये बात पता होगी। लेकिन आप अपने फोन में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हो। जब आप फोन ऑन करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि भैया एंड्रॉइड वाला ऑन करूं ये iOS वाला ऑन करूं। आप अपने जो लैपटॉप होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, तो उसके अंदर भी विंडोज के साथ साथ अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। सो ऐसी नई टेक्नोलॉजीज आपको यहां पर क्या की जाती थी, सिखाई जाती थी, जिसका की यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या की जा सकती, कॉस्ट कटिंग। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं बची आज की तारीख में जो सिस्टम का यूज ना करे। हर कोई सिस्टम का क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। सिस्टम का यूज कर रहा है तो किस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आप सिस्टम का यूज कर सकते हो, वो पूरा यहां सिखाया जाता था। अभी भी वही सिलेबस है, बट हम लाइक डिस्कस कर रहे हैं कि ये सिलेबस क्यों था एंड कैसे था। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा कंप्यूटर ने आके हमारा काम आसान किया है कि डिफिकल्ट? अच्छा आसान किया है, बहुत काम आसान किया है। लेकिन कंप्यूटर के आने से रिस्क बढ़ी है कि कम हुई है ना? अब आप ये समझ रहे हो कि रिस्क बढ़ गई है। थिंक अबाउट अ बैंक। अच्छा बैंक के अंदर जो इंटरेस्ट की एंट्री होती है वो कोई इंसान करता है कि सॉफ्टवेयर करता है? सॉफ्टवेयर एंट्री करता है। अगर वो सॉफ्टवेयर एक बार एंट्री सही कर रहा है तो वो हर बार एंट्री क्या करेगा, सही। लेकिन एक एंट्री गलत कर रहा है तो सी, मतलब ह्यूमन में तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर लेजर में गलती हो सकती है, 2 में हो सकती है, 3 में हो सकती है, लेकिन हर लेजर में गलती होना मतलब बहुत दिक्कत। लेकिन सॉफ्टवेयर में अगर गलती हो गई तो सब जगह क्या हो जाएगी, गलती। अगर सॉफ्टवेयर में गलत कमांड है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या की जाएगी, गलत पास की जाएगी। हर बार हर साल एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी। फ्रॉड करना भी कितना आसान है। पहले एम्प्लॉइज कैश निकालता था, है ना, पता भी चल सकता था, पकड़ भी। फिजिकल चोरी करना एक अपने आप में टैलेंट होता है। लेकिन आप सोचिए यहां पर सिस्टम्स के अंदर चोरी कोई किसी भी देश में बैठा हुआ कर सकता है। हैकर्स, रशियन हैकर्स के बारे में आप लोगों ने बेसिकली सुना होगा, पावरफुल हैकर्स होते हैं। चाइनीज लोग भी क्या करते हैं, बेसिकली आजकल अपने हैकर की टीम बैठाकर रखते हैं ताकि इंडिया के बैंकिंग सिस्टम पे इफेक्ट कर पाए, इंडिया की गवर्नमेंट के सिस्टम पे, आर्मी के सिस्टम पे क्या करे, इफेक्ट करे, ताकि कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जाए। पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो डोंट यू थिंक कि जब हम कंप्यूटर लेकर आते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड रिस्क भी आती है? तो इस सब्जेक्ट में आपको सिखाया जाता था कि क्या क्या रिस्क आ गई है एंड उस रिस्क को कैसे कम करना है, कंट्रोल। दो ही चीज देखो, क्या इंपॉर्टेंट चीज देखो, फ्यूचर इज ऑफ सिस्टम ऑडिट। भले ही उनने ये सब्जेक्ट में अभी यहां से हटाया है, लेकिन वो एक टाइम बाद जब आप सीए क्वालिफाई कर दोगे तो उसके बाद आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सिस्टम ऑडिट कर सकते हो। दैट कोर्स नेम इज डीसा, है ना, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। तो मैंने भी किया है वो कोर्स। कोई भी इंसान अगर प्रैक्टिस में है, अगर वो सिस्टम बेस्ड ऑडिट करना चाहता है, अगर आप बैंक में स्टैट ऑडिट लेना चाहते हो, कॉन्करेंट ऑडिट करना चाहते हो, तो भैया उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये डीसा की डिग्री। अगर यहां पढ़ा हुआ होता था तो वो डीसा क्रैक करना थोड़ा सा क्या हुआ था, आसान। लेकिन अब आपको पूरी मेहनत किस पे करनी पड़ेगी, वहां पर जाकर, ताकि ये सारी चीजें जो यहां पढ़ाई जा रही है, उन्होंने सोचा कि हम अलग से सिलेबस बनाकर बाद में पढ़ाएंगे, ताकि ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट सिर्फ इस लेवल से हटाया गया है, लेकिन इस फील्ड में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप एक बात समझो, कोई भी काम ऐसा नहीं होने वाला है इन फ्यूचर जो सिस्टम्स के हेल्प के बिना हो, है ना। इनकम टैक्स के भी क्या आने वाले, सॉफ्टवेयर्स। जीएसटी के भी क्या आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर्स। अच्छा, जितनी अच्छी एडवाइस इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर देगा ना, उतना इंसान नहीं दे सकता। अभी एआई उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन एआई आ जाएगा, अगर कोई मैटर है इनकम टैक्स से रिलेटेड, अगर आप किसी एडवोकेट से पूछते हो या उस सॉफ्टवेयर से पूछते हो, हु विल बी मोर बेटर, क्योंकि वो मल्टीपल चीजें क्या कर सकता है, सोच सकता है। हम स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज की बात कर ले, इंश्योरेंस कंपनी की बात कर ले, वो सॉफ्टवेयर के बिना काम ही नहीं कर रहे। तो सॉफ्टवेयर, अच्छा इवन आप लोग भी अपने लाइफ में फोन यूज करते हो, तो फोन के आने से रिस्क बढ़ी है कि कम हुई है? एक सिंपल सी रिस्क है कि फोन मतलब पापा मम्मी देख सकते हैं, है ना, एक रिस्क तो है ना, मतलब कुछ तो है ना। लैपटॉप, किसी बच्चे का लैपटॉप पापा देख ले, तो इट्स लाइक रिस्क हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो रिस्क ऐसा नहीं है कि बिजनेस में ही होती है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी क्या होती है, रिस्क होती है। जब आप टेक्नोलॉजी का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रिस्क आ जाएगी। तो उस रिस्क को कैसे कम करना है, दिस इज द कोर ऑफ दिस सब्जेक्ट, कि रिस्क को कैसे, पहले तो रिस्क समझाते हैं और फिर उसका कंट्रोल बताते हैं।
अच्छा आप मुझे बताइए कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकती है, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थिंक, एक एक करके कुछ बोलना चाहे, आप क्या सोचते हो कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकती है? मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस मतलब डेटा उड़ जाएगा, है ना, वो तो अपने साथ भी होता है ना, एग्जाम के प्रेशर में अपना भी डेटा क्या हो जाता है, उड़ जाता है। कंप्यूटर को भी ज्यादा देर ऑन रखो, गर्म हो जाएगा तो उसको भी प्रेशर आएगा तो उसका भी डेटा उड़ जाएगा। एंड व्हाट अदर रिस्क? वायरस, वायरस इज अ रिस्क, ठीक है। मतलब अच्छा व्हाट इज वायरस बेसिकली, आपने क्या समझते हो वायरस? मैं थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, पहले दिन जज करता हूँ कि कितना आप लोगों का टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज है, क्योंकि मुझे उतनी सिंपल करके चीजों को आपको बताना रहेगा। व्हाट इज वायरस? मालवेयर। व्हाट इज वायरस? सी वायरस का मतलब होता है बैड सॉफ्टवेयर। एक दो टाइप के लोग होते हैं ना, एक होते हैं अच्छे लोग और एक होते हैं बुरे लोग। बुरे लोगों का काम क्या होता है? बुरा करना, वो कुछ भी बुरा कर सकते हैं। तो वैसे ही बुरे सॉफ्टवेयर जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। एक्चुअली वायरस नहीं होते, मालवेयर होते हैं। क्या होते हैं? माल, मालवेयर दो वर्ड से बना है, एक है माल और एक है वेयर। सो माल मतलब, माल मतलब मालिशियस, माल मतलब मालिशियस, गंदे, बेकार। और वेयर मतलब मालिशियस सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के वेयर से क्या आ गया? मालवेयर। तो जो बुरे काम करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? मालवेयर के। अच्छा आपको पता है दुनिया का पहला मालवेयर किसने बनाया था? किसने? क्या बोला? अरे जोर से बोल, मेरे को, मेरे से डरने की जरूरत नहीं, अपन को। तो तूने बनाया था? एनीवन इन द क्लास? अरे गूगल नहीं करोगे ऑनलाइन वालों? ऑनलाइन वाले चीटर होते कभी कभी ना, इतना टाइम मिल जाता है। एनीवन इन द क्लास? आप शौक हो जाओगे जान के किसने बनाया था। नहीं हट, पाकिस्तानी। दुनिया का पहला वायरस किसने बनाया है? पाकिस्तान ने बनाया है। नहीं बात वो नहीं है कि पाकिस्तान ने बनाया, मतलब बात ये है कि कैसे बनाया, इतना दिमाग कहां से आ गया? गलती से। फिर अपन वो बोलते हैं ना कि कहीं भी कुछ भी बुरा होता है तो वहां पर वो पाकिस्तान का रोल थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो इट्स लाइक दिस। हाँ, उनका काम ही यही है ना बेसिकली। लेकिन ठीक है, वहां पे भी अच्छे लोग होते हैं कुछ लोग, लेकिन अच्छी चीज है। वायरस ऐसा नहीं है कि हर वायरस बुरे ही होते हैं, वायरस अच्छे भी होते हैं। देश की सुरक्षा के लिए क्या, जैसे हमारा देश के लिए हम हमेशा भारत माता की जय करते, तो वैसे वो लोग भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करते होंगे, लेकिन ठीक है उनके लिए बनाते होंगे। आज तो वो साइबर वॉर, मतलब कंट्रीज के बीच में व्हाट इज गोइंग टू बी मेजर थिंग इन फ्यूचर, न्यूक्लियर वॉर से भी ऊपर ज्यादा क्या रहेगी? भैया इंडिया की सैटेलाइट ही हैक कर ली, खेल खत्म, फिनिश खल्लास, ना इंटरनेट ना कुछ, तुम्हारी मिसाइल भी नहीं छूटना ना कुछ होना। बताओ, पूरे देश में इंटरनेट ही क्या हो गया, चला जाएगा। ये मतलब बहुत खतरनाक चीज आ रही है। इट्स अ वेरी गुड फील्ड, मतलब अगर किसी को इंटरेस्ट हो ना, आपको पता ही होगा अभी गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी लेकर आई एजुकेशन की। 6 क्लास के बच्चों को एआई पढ़ाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट कोई बेवकूफ तो नहीं है कि जो 6 क्लास के बच्चों को, क्योंकि फ्यूचर इज व्हाट, एआई। अपन को भी एआई के बारे में पढ़ना है, लेकिन एक पेज पढ़ना है। हमें हर चीज पढ़नी है, लेकिन क्रिप्टो पढ़ना है, क्रिप्टो एक पेज पढ़ना है। बिटकॉइन पढ़ना है तो बिटकॉइन का एक पेज पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स की जो हमको यहाँ पढ़ाए जाएंगे, वो छोटे छोटे, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर आप चाहो तो अपनी ग्रिप बना सकते हो। किसी भी, अच्छा दूसरा क्वेश्चन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मैनेजमेंट, कैश, प्रॉफिट, कैपिटल। तुम सब अभी अकाउंट्स के एक्सपर्ट हो, तो तुम ये सारे वर्ड यूज कर रहे हो। इंफॉर्मेशन, याद रखना। तुम्हारे को प्रॉफिट कहां से होगा? डिसीजन मेकिंग से। डिसीजन मेकिंग कब करोगे? जब तुम्हारे पास क्या होगी? इंफॉर्मेशन। सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन आग लगा सकती है, ये बात याद रखिएगा। तो ये इंफॉर्मेशन जनरेट कौन कर रहा है? पहले तो वो मुनीम लोग करते थे, ये वो जनरल, उसका फिर लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर पी एंड एल एंड बैलेंस शीट, यही अभी आप क्लास में कर रहे हो। Nowadays, this information is generated using
टेक्नोलॉजी यूजिंग सिस्टम। टैली एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन क्या की जाती है, जनरेट की जाती है। और एडवांस सॉफ्टवेयर की बात करोगे तो सैप की बात आएगी। कभी ना कभी जीवन में जाकर क्या करोगे, ये चीज यूज करोगे, सैप यूज करोगे, टैली यूज करोगे। एक्चुअली सिलेबस में क्या था कि टैली के फीचर्स बता दिए। अब थियोरिटिकली पढ़ के कितना बोर लगता है, टैली के फीचर्स क्या, टैली के फीचर्स। अगर टैली का प्रैक्टिकली सिखा देते तो ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि हमको रट के थोड़ी लिख कर आने की टैली के फीचर्स क्या, हमको तो टैली को क्या करना है, यूज करना है। सो इन लोगों ने सब्जेक्ट को एलिमिनेट किया, लेकिन इस सब्जेक्ट की जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो इन्वॉल्व किए। और आप जब आईटी ओटी की ट्रेनिंग करोगे, तो जब आईटी की ट्रेनिंग करोगे तो वहां पर आपको और इन डेप्थ अब जाकर क्या किया जाएगा, इस सब्जेक्ट के बारे में सिखाया जाएगा। एंड सीए बनने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो इंसान बैठा है वो डीसा ना करे। अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको डीसा करना ही पड़ेगा, और डीसा के ऊपर की चीज करनी है तो फिर सीसा करना पड़ेगा। अगर सीसा है ना, सी जैसे इंडिया का डीसा है ना, वैसे यूएस का सीसा है। नहीं, हर चीज तरुण सर ने थोड़ी करी है यार। तो जो चीज तरुण, ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। कभी फॉरेंसिक ऑडिट का नाम सुना है? नाम सुने ना, नाम सुनोगे ऑडिट में, बट करने के लिए क्या चाहिए रहेगी, ये डिग्री चाहिए। इवन फॉरेंसिक ऑडिट की डिग्री, डीसा की डिग्री, यू हैव टू टेक इट, अदरवाइज फ्यूचर में सरवाइव करना आप लोगों के लिए मुश्किल है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी ओवर, आई थिंक। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, इनकम टैक्स की प्रैक्टिस, इतनी प्यारी वेबसाइट बनाई है, इतनी प्यारी वेबसाइट, कोई भी इंसान नॉर्मली इनकम टैक्स का क्या कर सकता है, रिटर्न भर सकता है। इतने एडवांस सॉफ्टवेयर आ गए, सैलरी वालों का रिटर्न भरना है ना, सैलरी की फॉर्म 16 का फोटो खींचा, फोटो खींच के अपलोड किया, सॉफ्टवेयर विल कैच द डेटा एंड विल फाइल योर रिटर्न। ऑडिट, ऑडिट कब जरूरत पड़ती है, सी मैनुअल जब अकाउंटिंग हुआ करती थी तो फ्रॉड के चांसेस ज्यादा थे। आपको लगता है बैंक में फ्रॉड करना आसान है? अभी बीच में वो बोल तो रहे थे बैंक ऑडिट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, सुन रहे थे? बैंक ऑडिट के बारे में बोला था कि बैंक ऑडिट क्या कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे इन फ्यूचर। मतलब अपना तो मतलब हमारी तो बहुत भयंकर कमाई है बैंक ऑडिट से। एक तो क्या है, साल में एक दो दिन ही करना होता है। स्टैट ऑडिट जो होते हैं बैंक के, अप्रैल में आते हैं बेसिकली। वो अप्रैल का वीक हमारे लिए मतलब एक हॉलीडे वीक, हमारा हॉलीडे वीक नहीं, मतलब काम वाला वीक होता है बहुत सारा। कि हम क्या करते हैं, घूमने भी जाते हैं। जैसे मान लो कि ऑडिट मिला, मेरे दोस्तों को तो केरला वेरला के ऑडिट मिलते हैं, तो बढ़िया केरला भी जाते हैं फैमिली के साथ, 2-3 दिन ऑडिट करते हैं और आ जाते हैं। पहले तो मैनुअल काम हुआ करते थे तो थोड़ा सा देखना पड़ता था, लेकिन अब सारा काम कहाँ होता है मालूम है, सर्वर्स पे, एंड सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं ऑडिट। बोलते फालतू ये लोग आते हैं, मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, बातचीत करते हैं मैनेजर से और चले जाते हैं। सो रेलेवेंस क्या हो रही है, खत्म हो रही है। सो रेलेवेंस को सिस्टम से आपको सिस्टम, आप वहाँ जाके थोड़ी बोल सकते हो कि हमको प्रिंट आउट निकाल के दो, सारी की सारी हम एंट्रीज का क्या करेंगे, चेक करेंगे, भैया इंटरेस्ट की एंट्री, एंट्री, जीवन निकल जाएगा तुम्हारा। तुमको अगर किसी बिग ये अपना मेगा मोर का ऑडिट करना है तो डू यू थिंक कि आप बिना सिस्टम के ऑडिट कर सकते हो? इमेजिन। हम बोलेंगे साहब हमको तो प्रिंट आउट निकाल के दो, दिन भर में कितना माल बिका। हम तो क्या करेंगे, उसको टिक टिक करके ऑडिट करेंगे, खेल खत्म, फिनिश, खल्लास, आउटडेटेड। सो ऑडिट के आ गए हैं सॉफ्टवेयर्स। वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, एक बेसिक आइडिया इस सब्जेक्ट के अंदर क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। सो आप लोगों के फ्यूचर के लिए ही है, बट ये है कि आप लोगों को अब फर्दर स्टडीज में इसको कवर करना पड़ेगा। बस ये आप जो लास्ट बैच है जो पढ़ रहे हैं उनको मैं वो सारा नॉलेज देने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरीके से अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं ट्रेडिंग करता हूँ, अभी सारे डिसीजंस मैं मैनुअली लेता था, लेकिन आपने सुना होगा अल्गो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, अल्गो ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर। मैं डिसीजन नहीं लेता हूँ, मुझे मेरा सॉफ्टवेयर डिसीजन लेता है। मैं क्लास में बैठा भी हूं ना तो मेरी ट्रेडिंग चल रही होगी, मेरा सॉफ्टवेयर विल एंटर इनटू दी ट्रेड, मैं सॉफ्टवेयर विल एग्जिट इनटू दी ट्रेड, वो खुद ही कर लेगा। उसको मैंने बस एक बोल रखा है कि ये वाले क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तब आपको क्या करना है, एंट्री करना है। सी ये ऑटोमेशन का फायदा है। आपने सॉफ्टवेयर को बोल दिया पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर काम करना है, पर्टिकुलर इवेंट पे पर्टिकुलर काम करना है, ये बहुत अच्छा है जब तक वो हो रहा है। लेकिन अगर कुछ गलती छूट गई ना बॉस, मैं बोल दूं सॉफ्टवेयर को हर किसी को 5% डिस्काउंट चिपकाना है, लेकिन जिस दिन मैं डिस्काउंट खत्म कर दूं, अगर मैं सॉफ्टवेयर से हटाऊं ना तो हर बार क्या चलता रहेगा, डिस्काउंट। चेकिंग करना बहुत जरूरी थी, बहुत रेलेवेंसी थी सिस्टम ऑडिट की। बट यस ठीक है,
अब क्या कर सकते हैं, जो भी है आगे हम बढ़ते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सिलेबस का इंट्रो दे देता हूँ भाई। सीए के लिए डिजास्टर है, सीए के लिए डिजास्टर नहीं बोलना चाहिए, दे आर ट्राइंग टू कवर दिस समवेयर एल्स। वो यहाँ से हटाकर पहले फाइनल में इसका करके हुआ करता था, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल ऑडिट, वो था पहले ना। मैं आपको बताता हूँ क्या होता था, सीए फाइनल के अंदर एक सब्जेक्ट हुआ करता था इसका, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल ऑडिट। ये निहायत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इसको मतलब फाइनल में अगर कोई अटका है और तुम्हारा सर भी अटका है तो किस में अटका है, इसमें, क्योंकि बहुत रटवाते थे। उसका रीजन क्या था मैं आपको बताता हूं। पहले है ना, ये 2010-11 की बात है। 2010-11 में तो कोई दिक्कत नहीं थी, हर एक इंसान पास होता था इस सब्जेक्ट के अंदर। मतलब जब हम पढ़ रहे थे, हमारे जो सीनियर्स हुआ करते थे तो बहुत इजीली वो सब्जेक्ट को क्लियर करते थे। लेकिन इंस्टीट्यूट ने एकदम से ये 2011-12 वो टाइम है दोस्तों जब सीए में बहुत रश बढ़ गया। सीए का सबसे बूम वाला टाइम ये 2011-12 से लेके 15-16 तक है। जो भी मतलब आप देखोगे, जिस भी इंस्टीट्यूशन में देखो बच्चों की भीड़ ही भीड़। इवन इस एकेडमी के अंदर 2500-3000 बच्चे एक टाइम पर हुआ करते थे, एक साथ पढ़ रहे हैं सीए के। आप सोच के देखो, इंटर की 3-3 4-4 बैच हमेशा एक साथ लगती थी, इतना रश था। अब हुआ क्या, उस टाइम पर इंस्टीट्यूट ने एकदम से गेम खेलना चालू किया। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी 11-12, 10-11 तक। 11-12 में एकदम से फेल। जो बच्चे सबसे ज्यादा फेल हुए वो किस में हुए, इसका में। फिर 11-12 के बाद जो ये 12-13, उसमें भी कौन फेल, इसका। अब यार समझ ही नहीं आया किसी को, अभी तक तो सब पास हो रहे और एकदम से क्या होना चालू हो गए, फेल। अब इंस्टीट्यूशन कोई नोटिफिकेशन तो नहीं डालेगी ना कि भैया कल से रट के लिखना है। मतलब 10-11 तक रट के लिखने की जरूरत नहीं थी। सब लोग, जो टीचर पढ़ाता भी था, उस टाइम के जो टीचर्स पढ़ाते थे, तो दे एक्सप्लेन कर दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया, दैट्स इट। उनको लगेगा कि बच्चा जो लिख कर आएगा, कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिख कर आएगा, उसको क्या मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। उन बेचारे टीचर्स को भी क्या मालूम कि यार एकदम से ये रटने वाली चीज डाल देंगे बीच के अंदर। जब बहुत बार स्टूडेंट्स फेल हुए तो फिर इंस्टीट्यूट ने एक सप्लीमेंट इशू किया और कहा कि ईआईएस के अंदर लोग बहुत जनरल आंसर लिख रहे हैं। तब इसका इंटरप्रिटेशन ये लिया गया कि यार अब हमें मॉड्यूल के लिखना रहेगी, लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज किसकी लिखनी रहेगी, मॉड्यूल की। बहुत सारे ऑथर्स उस टाइम अपनी बुक्स क्या कर रखे थे, पब्लिश कर रखे थे, वो बहुत जनरल पॉइंट्स के ऊपर, क्या जैसे बाहर का जो पॉइंट होता है वो पॉइंट बहुत जनरल कर दिया, जो मॉड्यूल में नहीं है वो पॉइंट भी वहां डाल दिया। स्टूडेंट को तो वो आसान लगा और वो लिख कर आने लगा तो वो फेल हुए। वो वहां से हवा उड़ गई। ये सब्जेक्ट में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फेल। जब सही अप्रोच से पढ़ा जाए और जब सही तरीके से पढ़ा जाए तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी लगेगा। आज तक मेरे को तो नहीं पता, मतलब एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं है बाय गॉड ग्रेस कि वो 60 क्वेश्चन के बाहर गया हो। 60 क्वेश्चन के बाहर मैं पढ़ाऊंगा पूरा। जैसे अगर मैं आपको भी चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा, आई अश्योर यू कि चैप्टर 4 बिना बुक देखे आप पूरा बोल पाओ। आई अश्योर यू कि आप बिना, आप क्वेश्चन भी खुद बोलोगे, आप आंसर भी खुद बोलोगे। मतलब अगर टोटल, एक मैं बताता हूँ, 250 क्वेश्चन होंगे इस पूरे सिलेबस में। 100 क्वेश्चन तो मैं क्लास में रटा देता हूँ, पूरे सिलेबस के 100 क्वेश्चन में क्लास में रटा दूंगा। जो ऐसा लगता है कि यार बच्चा रट नहीं पाता क्लास में, वो आईएमपी में दे देता हूं। समझ रहे मेरी ट्रिक क्या? 100 तो मैंने कहा रटा दिए क्लास में, वो तो तुमको कभी भी रात को कोई लात मार के पूछेगा तो भी तुम क्या कर दोगे, बोल दोगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। 60 क्वेश्चन आईएमपी में दे दिए और वो 20-30 क्वेश्चन तो 2-3 अटेम्प्ट के होते हैं जो अभी आए हुए होते हैं, वो इतनी जल्दी रिपीट तो होंगे नहीं। दैट्स इट। सो जिसको ये पता है, ये वाले क्वेश्चन तो वो क्या कर सकता है, आसानी से लिखता है ना। वो सोचता है कि हमेशा पेपर जो सर बोलते हैं उसमें से आता है, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ऑलरेडी क्या होते हैं, याद भी होते हैं। ठीक है। सो हमारे सिलेबस में इन टोटल 5 चैप्टर्स होंगे, है ना। वी हैव 5 चैप्टर्स बस, मात्र 5 चैप्टर। नहीं, हाउएवर नहीं, नो, दिस इज नॉट इनकम टैक्स। एक्चुअली है ना, एआईएस से ज्यादा डिफिकल्ट इज इनकम टैक्स, क्योंकि आप अच्छा वाला कुछ समझ रहे हो और एकदम से हाउएवर। टीडीएस पढ़ा क्या आपने, है नहीं पढ़ा? कैपिटल गेन पढ़ रहे हो, यहां पर पढ़ रहे हो, अब एकदम से 47 में कहीं ना 47 पढ़ लिया आपने सेक्शन।
47 में कोई एग्जामिशन निकल जाएगी, 54 की एग्जामिशन निकल जाएगी, 10 की एग्जामिशन निकल जाएगी, ये रिप्लेस करना है, वो रिप्लेस करना है, 50C ना ये ना वो, इंडेक्सेशन ना इंडेक्सेशन, मतलब वो है डिफिकल्ट, वो एक एपिटोम है डिफिकल्टी का। मैं तो इनकम टैक्स ही पढ़ा तो आई नो कि कोई बोलता है आईटी डिफिकल्ट है, आईटी इज नॉट डिफिकल्ट, इनकम टैक्स इज लिटरली वॉज डिफिकल्ट। बट ये तो बहुत चिंदी है। 5 चैप्टर है, टोटल कितने नंबर का आएगा? 50, है ना। एक ऑप्शन भी आता है तो कितने का हो जाएगा? 60। टोटल कितने का आएगा? 60 का। 60 का ये, 60 का वो। तो मतलब सर कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा? सब इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मैं 60 नंबर का मानता हूं, तो 60 को डिवाइड बाय कितना कर दूंगा? 5। तो हर चैप्टर कितने नंबर का आएगा? 12 है ना। यू विल गेट एवरी चैप्टर ऑफ 12 मार्क्स। ईमानदारी से किसी को बहुत अच्छा स्कोर करना है ना, तो 5 चैप्टर देखने की जरूरत नहीं है, समझो इसको। 5 चैप्टर देखने की अप्रोच बताने की जरूरत है। इस लेवल के ऊपर आप स्मार्ट वर्क करके पास हो सकते, गधा माली हार्ड वर्क करके पास नहीं हो सकते। 5 अगर किसी ने 3 चैप्टर भी अच्छे से करे, 3 चैप्टर्स, तो वो कितना स्कोर देते हैं? 36। 3 चैप्टर भी इंसान अच्छे से करता है ना, 36, और घटिया से घटिया भी लिखकर आएगा ना, तो 20 नंबर मान लो। पास होना है ना, अगर पास ही किसी को होना है, मैं पास की बात नहीं, अपन एग्जामिशन की बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सोच बता रहा हूं, पास ही होना है ना, तो भैया 20 नंबर तो यही आ जाए। बाकी में से कुछ तो लिख कर आओगे कि 1-2 नंबर ले आओगे, तो 22, 23, 44, मतलब 44, 45 नंबर आपको यहाँ इतना और उतना ही एसएम में करना पड़ेगा, आ जाएगा। पास के लिए नहीं लड़ना है दोस्त। अगर आप ये 3 चैप्टर पढ़ रहे हो, सी आप 2 चैप्टर छोड़, इतनी गहराई में उतर जाओ उस चैप्टर की कि भैया 36 में से आप 30 तक लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, और आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मॉड्यूल, हमेशा मॉड्यूल, हर रोज मॉड्यूल ही पढ़ते रहेंगे। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ जाएगा, हाउ आई टीच। पहले दिन जो पढ़ा, फिर दूसरे दिन फिर रिवाइज करा उस पहले का, और फिर पढ़ा, फिर 3 दिन में जितना 3 दिन पढ़ा उसका फिर रिवाइज करा, और फिर पढ़ा। इतनी बार रिवीजन करके तुम खुद ही बोलोगे सर तो पक गए, हमको याद हो, अल्टीमेटली तुमको क्या हो जाएगा? चीजें याद हो जाएगी। सो अगर 3 चैप्टर भी बहुत अच्छे से करें तो कितने नंबर देते हैं दोस्तों? 30 नंबर देते हैं। पास होने के लिए बहुत अच्छी बात है। 30 नंबर इधर, 30 नंबर उधर, 60 एग्जामिशन। ऐसा क्यों देख रहे ये क्या बकवास कर रहे हैं? इतना हलवा है क्या? 30 इधर 30 उधर एग्जामिशन। आज तक कितने आई एग्जामिशन? अरे आती है रे, बहुत लोगों को आती है, बहुत लोगों को आती है। बट क्या कह रहे हो कि सब्जेक्ट एग्जामिशन मजाक नहीं है, मजाक नहीं एग्जामिशन ना, बस इसमें मजाक है। लिटरली बहुत आसान है। जो बहुत ही बेवकूफ़ी से पढ़ेगा वो निपटेगा, जो बेवकूफ़ी से पढ़ेगा। देखो कितना मटेरियल है, तुमको मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा, प्लस रिवीजन क्लास में, इतनी बार क्लास में ही रिवाइज हो जाएगा कि क्लास में याद हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि आपको इसको घर पे देने की जरूरत पड़ेगी। जितना मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उतना पढ़ा, आप खुद को नीड नहीं लगेगी। यस, अगर टेस्ट होंगे तो उसमें राइटिंग प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी, ठीक है। बट मल्टीपल टेस्ट ले लूंगा, एक चैप्टर के 2-2 टेस्ट करके करेंगे अपन, तो पार्ट हाफ टेस्ट फिर हाफ टेस्ट, ऐसे अपन टोटल 5 चैप्टर है, तो टोटल मिलाकर 10 टेस्ट हो जाएंगे, और 2 फुल मॉक टेस्ट। अब बताओ, इससे ज़्यादा बहुत है। इतना तो अगर आप ईमानदारी से टेस्ट देते हो तो इट विल बी गुड फॉर यू। ऑब्जेक्टिव्स दोस्तों, मॉड्यूल का हर एक पॉइंट पढ़ेंगे, विल डिस्कस एवरी पॉइंट ऑफ। और ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे कहां से? 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कि 1000 क्वेश्चन जहां से बनते वही अच्छे से समझ लो, वही अच्छे से आराम से। आज तक मैंने जब भी स्टूडेंट से पूछा है कि भैया ऑब्जेक्टिव्स का लेवल क्या होता है, तो दे से कि चिल लेवल है, मतलब नो इनडायरेक्ट क्वेश्चन, दे आस्क स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। दिस इज नॉट योर कोर सब्जेक्ट की यहाँ घुमाएंगे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेंगे। सर क्या कोई केस स्टडी वगैरह आती है? नहीं, नेवर, दे नेवर आस्क केस स्टडी, दे आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या होगा? शुरू की 3-4 लाइन बकवास करेंगे, एंड आखिरी में व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस, बस 3-4 लाइन बकवास। मैं तो हमेशा, मैं खुद भी जब एग्जाम देता था ना, आखिरी की लाइन पढ़ता था, ये ऊपर कुछ भी लिख रहा हो, करने दे उसको मस्ती। ये बैंक है, बैंक ने ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ सीबीएस।
कारण कुछ लोग क्या करते हैं, जब हम लोग पढ़ते थे, हमको इतना देखो इतना समझ मेरे को थी, मैं थोड़ा सा मतलब स्मार्ट स्टडी करने में ज़्यादा बिलीव करता था, तो रैंक लाने की कभी जीवन में इच्छा थी नहीं। तो इतनी अपन गहराई में कभी अपने को बस किस तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट पास होना है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब कुछ स्टूडेंट को मैं वहां देखता था इंस्टीट्यूट पे बैठे बैठे, वो 3-4 लाइन के ऊपर ऐसे अंडरलाइन करेंगे और कुछ ढूंढेंगे कि इसका क्या हो सकता है इसका। अरे ये केस स्टडी अनसीन पेजेस नहीं आते यहाँ पर, एक बात याद रखो, कुछ भी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। हमेशा क्वेश्चन का आखिरी होगा वो डिसाइड करेगा। मैं 5-6 पेपर आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूंगा किस तरीके से वो लोग पूछते। फिर क्लास में ही रिवीजन हो जाएगा, क्लास में ही मल्टीपल टाइम्स आपके क्या हो जाएंगे, टेस्ट हो जाएंगे, बहुत बार ओरल टेस्ट क्लास में ही हो जाएंगे। फिर 2020 खेला है आपने? 2020 नहीं खेला? क्रिकेट का नहीं बोल रहा हूँ रे, तरुण सर के साथ नहीं खेला? चलो मैं खिलाऊंगा, बहुत शानदार गेम। उसमें आपको खुले लेके आने पड़ेंगे। खुले कितने रुपए? 20 रुपए। बस कितने रुपए लाने पड़ेंगे? 20। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप गलत दोगे, वो 20 रुपए मेरे। वो 20 रुपए मेरे। बहुत सिंपल। मैं अगली अगली बैच जो नहीं बनेगी उसकी फीस थोड़ी सी ऐसे कवर कर लूंगा ना, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ पूछ के। तुम्हारा याद, तुम्हारा भला हो जाएगा। तुम पढ़कर आओगे तो थोड़ी लूंगा तुमसे जबरदस्ती थोड़ी। और सही दिया तो कुछ नहीं, सही दिया तो कुछ नहीं, सही दिया तो नहीं, मजाक कर रहा हूं, पैसे मैं नहीं रखूंगा, अपन उसकी पार्टी करेंगे। ऐसे 20-20 रुपए इकट्ठा करेंगे और फिर ऐसा फिर गुल्लक फोड़ेंगे लास्ट में, कितने रुपए निकल रहे हैं उसके हिसाब से फिर अपन क्या करेंगे, पार्टी। थोड़ा मैं भी मिला दूंगा, ऐसा नहीं है थोड़ा जीते मतलब 50-50 कर लेंगे, आप लोगों से 50 मेरा 50। अभी तक पार्टी वार्टी ली कि नहीं ली तुम लोगों ने? हैं? अबे कैसे लोग हो, कब से पढ़ रहे हो? किसने भी पार्टी नहीं दी? पार्टी नहीं हुई, चलो। अर्ली बर्ड वाले भी है, पार्टी नहीं मिली, चलो बेक। मतलब क्या बैच है ये, कोई इंटरेस्ट नहीं क्या तुम लोगों को ये सब चीज मस्ती करने में? अभी गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। मेरा पेपर कौन सा है? तुम 7वें नंबर पे आऊंगा तब पार्टी। तेरी पर्सनल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, क्लास की पार्टी की बात कर रहा हूं। ये तुम लोगों को लेके भी जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे? आई थॉट कहीं ना कहीं सोच प्लान करो। पुराने वाली बैच को तो कहाँ ले गए थे, शायद उदयपुर ले गए थे। यू वर देयर और नॉट? आप नहीं थे ना, तो बस फिर आप लोगों को भी गोवा से कम मानना मत। गोवा से कम मानना मत। ओ मेरा नाम आना नहीं चाहिए। ये तो नाटा दर को बोल रहे थे गोवा गोवा गोवा, बोले कौन ने बोला? वो नया खिलाड़ी आया उसने बोला। बोले कि कल से उसकी क्लास बंद, वैसे भी आखिरी है, इसके उठाने अभी कर देते। हाँ, अब वो निखिल सर का डिपार्टमेंट है। वो मेरा डिपार्टमेंट। अपन शादीशुदा इंसान, ये इसका स्पेलिंग भी नहीं आती मेरे को उसकी। देखो पहले सुनो, क्लास में वैसे रिवाइज करवा दूंगा, टेस्ट वेस्ट हो जाएंगे। फिर एक मेरा मैराथन वीडियो है, आई हैव अ मैराथन वीडियो। वो मैराथन वीडियो रिकॉर्डेड है, टोटल 4-4.5 घंटे का है, जिसमें मैंने पूरा मॉड्यूल डिस्कस किया है। द होल मॉड्यूल इन दिस 4.5 आवर। वो भी सफिशिएंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। अगर जिसने एक बार पढ़ लिया है तो उसको जैसे रिवाइज करना हो इन फ्यूचर, क्लास के बाद अगर रिवाइज करना हो, एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करना हो, लाइक एग्जाम देकर आए, ऑडिट का पेपर के बाद मेरा पेपर होता है, बस आते से ही थोड़ा बहुत रिलैक्स किया, कुछ खाया भैया, खाना है तो खाया, चकना वकना लेके अपना पढ़ाई करना चालू कर दी। ठीक है, लाइक जैसे 10 बजे पढ़ने बैठे या 8-9 बजे, जितना आप कंफर्टेबल हो, 3-4 घंटे में 2-3 चैप्टर, यानी 3 घंटे में तो 3 चैप्टर वहां पर क्या हो जाएंगे, खत्म, विथ मॉड्यूल। और ऐसा नहीं कि मेरी लैंग्वेज में, मैंने पूरा मॉड्यूल की लैंग्वेज वहां यूज कर रखी है, प्लस हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा आप लोगों को। विल प्रोवाइड यू दी हैंड रिटन नोट्स 3 चैप्टर्स के, जो 3 मेजर चैप्टर्स है हमारे, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 2, है ना। इनके आई विल प्रोवाइड यू हैंड रिटन नोट्स, जिससे कि गो थ्रू करना काफ़ी आसान है।
तो और क्या लोगे? गोखरू नहीं। चाचू की शादी करवाओ यार, कब करवा रहे हो? हमको जलन होती है, कितने दिन हो गए यार। हैं? मतलब निखिल सर को क्या बोलते हो आप? चाचू ही बोलते हैं ना? उनका नाम चाचू है। हाँ, बस उनसे ही पूछना है कि चाचू बोलते क्यों है। ये अभी तक सस्पेंस है, और मैं चाहता हूं कि आखिरी आखिरी में ये सस्पेंस क्या हो जाए, खत्म हो जाए। निखिल को, निखिल सर को चाचू क्यों बोलते हैं? आई डोंट नो, कल पूछना। क्योंकि अनमेरिड है, अनमेरिड तो चाचू बोलेंगे। हैं? असीम सर को बाबा कहते हैं, क्योंकि आग लगे बस्ती में, बाबा हमेशा मस्ती में। तो असीम सर हमेशा मस्ती में रहते, तो बाबा बोलते थे। एक्चुअली ये जितने भी नाम पड़े ना, सब हमारी बैच के देन है, सब हमारी बैच के। जैसे नाटा सर के लिए भी हम बोलते थे दाल बाटी चूरमा, नाटा सर सूरमा, लाइक ना, लाइक वी यूज्ड टू से लाइक दिस। हम भी तो यही बैच, यही तो बैठ के पढ़ते हैं। ये यहाँ मैं नहीं पढ़ता था, हम लोग ऊपर वाली बैच में पढ़ते थे। यहाँ हम इनकम टैक्स पढ़ते थे बेसिकली। आशीष सर हम लोगों को इनकम, ये बैच ऐसे, ये जो क्लास थी ना ऐसी डिवाइडेड नहीं थी। ये यहाँ पर दोनों क्लास कंबाइंड थी। यहाँ हम लोग पढ़ते थे इनकम टैक्स। हाँ, मैं पहले ही बता देता हूँ भाई, मेरे को इंटर में एक बार में हो गया, लेकिन फाइनल में रुका मैं भी, है ना। कितनी बार रुका? 3 बार रुका, चौथी बार में हो गया। 3 बार में से मतलब पहली बार में पहला ग्रुप हो गया फाइनल का। दूसरी बार में एक ग्रुप का एक सब्जेक्ट आईडीटी जो होता है वो एग्जाम्ट हो गया। 3 बचे थे, 3 में ये नालायक सब्जेक्ट हर बार क्या करवाया? फेल। अरे बेटा, इसकी तो फोड़ना पड़ेगी अब तो फोड़ूंगा इसको। तो फिर इतना रटा इतना रटा इतना रटा, अब देखो। हाँ। सब पढ़ाने से ज्यादा एक्सपीरियंस तो इसमें फेल होने का है। दैट इज मोर बेटर, बट है ना, आप लोगों के काम आएगा। क्योंकि चीजें जैसे स्टूडेंट क्या क्या टीचर के एंगल से आप तो, अगर मैंने ये चीज देखा है, हमको जो टीचर बोलते थे ना ये नहीं आएगा, हाँ वही आता था एग्जाम में। मुझे आज भी याद है, नाटा सर बोल रहे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आता ही नहीं है, आज तक नहीं आई। मैंने बोला यही आएगा, यही आएगा। मेरे टाइम में 16 नंबर का आया। इसलिए मैं क्या करता हूं, ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करता हूं जो लोगों को लगता है कि नहीं आएंगे, एंड बेसिकली वही क्वेश्चन क्या होते हैं, आते हैं एग्जाम में ना। थोड़ा सा वो एक स्टूडेंट मेंटालिटी जो आ जाती है ना, वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो जाती। क्योंकि अपन लोग क्या सोचते कि चलो, अपन क्या करते, चैप्टर पढ़ना चालू किया, शुरू के 5-10 क्वेश्चन मजे में पढ़ते, फिर 2-4 गाने सुन लेंगे, इधर उधर घूम के आएंगे, इतने में अपना माइंड डाइवर्ट हुआ। आखिरी तक पहुंचते पहुंचते 2-3 पेज है पढ़ तो लिया, 3-4 पेज आखिरी का क्वेश्चन। मेरे हर आईएमपी में सबसे इंपॉर्टेंट मैं लिख के देता हूं, हर चैप्टर का आखिरी का क्वेश्चन पढ़कर जाना ही जाना, और हर अटेम्प्ट में आखिरी का क्वेश्चन आता है। क्योंकि स्टूडेंट, उनको पता है कि स्टूडेंट क्या करेगा, शुरुआत में अच्छा पढ़ेगा और आखिरी में जाकर क्या करेगा, मिस्टेक। वो है। फिर कभी कभी कुछ स्टूडेंट लाइट स्टार्ट करते हैं ना, शुरू में क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, ये क्या करना, वो कर इंट्रोडक्शन से भी एक क्वेश्चन उठाकर या शुरुआत के 2-3 पेज से उठाकर वो लोग पूछ लेते। तो दिस व्हाट योर इंस्टीट्यूट डू विथ यू, एंड दिस इज द ट्रेंड कि वो इस तरीके से क्या कर रहे हैं। और मैं हमेशा पिछला देखकर क्या करता हूँ, कुछ अनोखा ही तुम्हारे उसमें हो जाए तो फिर मत बोलना यही वो जल्लाद था, है ना। बाकी मैं पूरा मॉड्यूल पढ़ाऊंगा तुमको, है ना, वो चीज नहीं। तो बाद में बोला ये जल्लाद था, इसने बोला था ऐसा होगा वैसा होगा, आखिरी में आया मस्ती करी चला गया, ये वो ऐसा नहीं। अपने ईमानदारी से काम करेंगे तो आपके पास भर पल्ले चीजें रहेगी। जो जितना सारा मटेरियल आप बोलोगे पहले से ही डाल के दे दूंगा मैं आपको, कोई इशू नहीं है। ये पूरा लेक्चर यूट्यूब पे डल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता अब तो। सो मल्टीपल टाइम्स देखिए, जो करना है करिए, नॉट एन इशू। 5 चैप्टर बराबर 12-12 नंबर के होंगे। मैं बता देता हूँ चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है। नाम तो देख ले अपन सबके, ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं रहे, चैप्टर 1 का नाम देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है, कल मॉड्यूल लिया ना बेटा प्लीज़, है ना। और एक वो लिया ना, क्या बोलते हैं वो, ग्रीन ग्रीन हाईलाइटर, हाँ वो लिया ना, ठीक है। और वो एक और एक होता है ना ऐसे लगाते चिपकियाँ, स्टिकी नोट्स, हाँ वो भी लिया ना, है ना। सो कुछ भी लिखना हो तो कहाँ लिख लिया, उस स्टिकी नोट्स पे लिख लिया। अगर किसी को कॉपी मेंटेन करनी है तो वो खुद करे, नॉट एन इशू, आराम से लेकर आए। बट ऐसा सोचे कि मैं डिक्टेट करूंगा तो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, है ना। आप आराम से जो पॉइंट देखो, जो अंदर लिखा है ना,
वही चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, ना घुमा फिरा के, नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड वही चीज बोलूंगा अपनी लैंग्वेज में। जिसकी जैसे इंग्लिश है वो वैसे क्या कर सकता है, लिख सकता है। उसका मीनिंग हमेशा क्या रहेगा, सेम। एंड एक बात आपको बोलता हूं, आप कितना भी ट्राई कर लेना, कितना भी एक एक लाइन को घोटने की कोशिश कर लेना, आप एग्जाम में एक अलग ही लाइन लिख कर आओगे। कितना भी 10 बार आप एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हो, पेपर चालू होने वाला है, वो 10 बार भी पढ़ लो, वहां जाकर अलग ही लिखोगे, गारंटी। तो वो लोड नहीं लेना, वो भी समझते, वो लोग बेवकूफ नहीं है। एक एक खबर उड़ती इंस्टीट्यूट के अंदर कि लोगों को नंबर नहीं मिलते। मेरे को एक बात बताओ, मेरी कॉपी के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी आंखों से देखा है, आंखों से, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, 44 नंबर थे, 57 दिए। आई डोंट नो व्हाई। 44 फाइनल में, नॉट इन एनी। मतलब इंस्टीट्यूट क्या होता है, कुछ कुछ लोगों के साथ गलत हो जाता है, एंड इंस्टीट्यूट शुड करेक्ट दैट। उनको उनकी गलती की, उनको वो चीज क्या करनी चाहिए, करेक्ट। लेकिन उनका वो देखकर तुम ये सोचो कि हमारी कॉपी भी ऐसी चेक हो जाएगी, तो प्लीज तुम्हारे कर्म और तुम्हारे जो भी तुमने अच्छाई है, तुम्हारे अंदर की चीजें, तो तुमने अच्छा किया होगा किसी के लिए, वो सब एक रोल प्ले करेगी तुम्हारी एग्जाम में। सो टेक केयर ऑफ दैट, डू गुड डीड्स, अच्छा काम करिए। ओके चलो, चैप्टर नंबर 1 फटाफट नाम बताता हूं, खत्म करता हूं, कल से चालू करेंगे, एंड फिर बता भी दूंगा कि कहां से वी आर गोइंग टू स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 इज एबीपी, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। देखो नाम में, देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेस? सेट ऑफ एक्टिविटीज, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज प्रोसेस। अभी तक जैसे अकाउंटिंग की परचेज कॉस्ट पढ़ा होगा आपने, परचेज की प्रोसेस पढ़ी है, मटेरियल का रिक्विजिशन आता है ना, फिर वो कोटेशन वगैरह बुलाते हैं, कोटेशन का इवैल्यूएशन करते हैं, एवर हर्ड अबाउट इट? मार्केटिंग की क्या होती है, हर डिपार्टमेंट की अपनी क्या होती है, प्रोसेस होती है। प्रोडक्शन की भी अपनी क्या होती है, प्रोसेस होती है। जैसे फार्मिंग भी करते हैं तो एक प्रोसेस से करते हैं, पहले ये एक्टिविटी फिर ये एक्टिविटी। तो बिजनेस में बहुत सारी प्रोसेस होती है, अलग अलग, एचआर की प्रोसेस, अकाउंटिंग की प्रोसेस। पहले ये सारी प्रोसेस मैनुअली होती थी, अगर आप उसको ऑटोमेट तरीके से करने लग जाओगे, जैसे एम्प्लॉइज का डेटा है ना, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस, एम्प्लॉय का डेटा मैनुअली भी मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन अगर एम्प्लॉय का डेटा आप सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कराने का क्या बेनिफिट मिलेगा, ये कौन सिखाएगा आपको? चैप्टर नंबर 1। इसका फोकस ही यही होगा। ये अकाउंटिंग की प्रोसेस ऐसी होती है भैया, पहले अकाउंटिंग के अंदर वो इतनी बकवास बात करेंगे, इसके अंदर पहले जनरल एंट्री होती है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, फिर P&L होता है ना, बैलेंस शीट होता है, ये सब मैनुअली होता है। अब ये सब कौन करेगा? सॉफ्टवेयर करेगा। इसके क्या फायदे? काम स्पीड से होगा, एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा होगी, कॉस्ट भी क्या लग जाएगी, कम लग, लाइक दिस। दिस इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर। एंड और भी चीजें हैं यहाँ पर जो कि हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दिस वाज चैप्टर नंबर 1। यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट नहीं करता हूँ मैं, आई डोंट टीच फ्रॉम हियर। चैप्टर नंबर 1 इज रद्दी चैप्टर, मतलब ऐसा चैप्टर है कि 3-4 चैप्टर अपन पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ कूदेंगे तो यू विल थिंक यार सर कहीं ना कहीं तो बातें क्या हो चुकी है, कवर हो चुकी है। सो विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम दैट। चैप्टर नंबर 2 is FAS, Financial and Accounting System. Chapter number 2 is FAS, Financial and Accounting System. बेसिकली हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी प्रोसेस है? अकाउंटिंग प्रोसेस। एचआर डिपार्टमेंट चिल, अपने लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चिल, क्वालिटी डिपार्टमेंट चिल, अपने को इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल मैनेजमेंट से हमें कोई फर्क इतना नहीं पड़ता। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में यहाँ पर क्या बताया जाएगा थोड़ा डिटेल में, टैली किस तरीके से काम करता है, टैली से रिलेटेड थोड़ी सी रिस्क विस्क एंड ऑल दोस थिंग्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रिस्क थोड़े यहाँ पर बताई जाएगी। सी प्रॉब्लम वाज दैट कि ना ये चीज़ें ना बताते हुए इसको प्रैक्टिकली कवर कर लेते हैं इंस्टीट्यूट में तो भी चलता, बट स्टिल ये सिलेबस में उन्हें रखा है तो थोड़ा थ्योरेटिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा। टैली के बारे में फुल आप तो कहाँ पढ़ लोगे, आईटी ट्रेनिंग में पढ़ ही लोगे, जब ऑफिस में प्रैक्टिस करे जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें का नॉलेज आपको वहीं पर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द FS, ईजिएस्ट ऑफ ऑल एंड एकदम छोटा चैप्टर, मतलब 7-8 दिन 9 दिन मैक्सिमम लगते हैं मुझे, अगर 1.5 घंटे की क्लास होती है तो आप मान के चलो आपकी क्लास में 10-11 दिन लग जाएंगे, 1 घंटे की अगर क्लास मुझे मिलती। बहुत आसान,
बहुत ज़्यादा आसान, फिंगर्स पे क्वेश्चन खुद बोलोगे, उसके आंसर्स भी तुमको याद होंगे और बहुत ज़्यादा इजी। ये चैप्टर कुछ भी हो जाए छोड़ कर ना जाए, पढ़कर जाना ही जाना है। वो 3 बोले ना मैंने, जो 3 जो सबसे, देखो जिसको रैंक लानी है वो सब पढ़ेंगे, जिसको पूरा लाना, मैं मना नहीं करूँ भाई पूरा पढ़ो, कोई मना नहीं, पूरा मॉड्यूल रटो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं पहले बोलूँ कि पहले 3 पे तो उतना कोशिश कर लो, फिर जब टाइम मिले तो किस पे जाना, 4 पे। आधा 4th पढ़ रहे, आधा 3 पढ़ रहे, आधा 2 पढ़ रहे, सब पढ़ के जा रहे, लेकिन 2-4 क्वेश्चन कहीं ना कहीं छोड़ रखे, वही तुम्हारी किस्मत देखना, वही है जो छोड़ के जाओगे ना वही आएगा, जो छोड़ के जाओगे ना वही आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं जो पढ़ो पूरा पढ़ो। चैप्टर नंबर 2 वेरी इजी, यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 3, अरे ये क्या हो गया, चैप्टर नंबर 3 एक्चुअली इसका नाम कुछ और है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, बट इसका नाम मैं रख देता हूं कंट्रोल। इसका नाम मैं क्या रख देता हूं, कंट्रोल। वो लाइक वो उदय शेट्टी था ना, हाँ कंट्रोल है ना, कंट्रोल। सो बेसिकली जहां पर भी ऑटोमेशन होगा, जहां पर भी सॉफ्टवेयर्स आएंगे तो रिस्क भी आएगी। रिस्क आएगी तो कौन कौन सी रिस्क आएगी, रिस्क आएगी तो रिस्क को कैसे कम करना है, वो चीज कहां सिखाई गई है, चैप्टर नंबर 3 में, दैट इज कंट्रोल। लेंथीएस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा लेंथी, तो वो कौन सा है, थर्ड चैप्टर। यहां से भी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। आज तक मैंने जब भी क्लासेस ली है मैंने चैप्टर 3 से ही क्या किया है, स्टार्ट किया है, ठीक है। बट ठीक है, अभी मैं चैप्टर 3 से इस बार स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। नाउ चैप्टर नंबर 4 इज रिलेटेड टू ई कॉमर्स। चैप्टर नंबर 4 इज रिलेटेड टू ई कॉमर्स, है ना, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स। व्हाट इज ई कॉमर्स, व्हाट इज एम कॉमर्स, पढ़ा ही होगा आपने कभी जीवन में बिजनेस स्टडीज के अंदर, है ना। यहाँ थोड़ा और पढ़ेंगे ई कॉमर्स, एम कॉमर्स के बारे में, क्या बेनिफिट है ई कॉमर्स के, दिन रात 24 घंटे ऑनलाइन पेमेंट, ये वो, दुनिया में से कहीं से भी माल बुलाओ कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी बातें यहाँ, ई कॉमर्स क्या होता है, कैसे होता है, क्या बेनिफिट है, एम कॉमर्स क्या होता है, वो सब यहाँ सिखाया जाएगा। प्लस यहाँ सिखाया जाएगा ईटी। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईटी, आइटोनिक, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। क्या होता है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो यहां पर आपको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाएगा। व्हाट इज आईओटी, व्हाट इज बायो, एनी इन द क्लास नो व्हाट इज आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कहीं ना कहीं सुना होगा, सुना लग रहा है, पढ़ाऊंगा कोई दिक्कत नहीं। आईओटी, बायोड, मोबाइल कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो, या फिर अगर हम बात करते हैं बहुत सारी चीज, डिजिटल पेमेंट्स के तरीके, यूपीआई, भीम, आधार अनेबल्ड पेमेंट सर्विस, वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड के बारे में भी नाम सुना होगा, ग्रिड, ये सारे टॉपिक्स जो है वो कहां पर है, यहां पर। मुझे ये चैप्टर आसान लगता है, थोड़ा सा लेंथी है बट आसान है। We'll start from here. कहां से चालू करेंगे, चैप्टर नंबर 4 से, एंड लास्ट चैप्टर जो रहेगा वो चैप्टर नंबर 5 रहेगा, सीबीएस, दैट इज कोर बैंकिंग सिस्टम। सीबीएस मतलब कोर बैंकिंग सिस्टम। बैंक्स के बारे में जनरली हमारा इंटरेक्शन किससे होगा फ्यूचर में, बैंक से ज़्यादा होगा। बैंक सीईओ को वैसे ज़्यादा हायर भी करती है और ऑडिट रिलेटेड बात आती भी है, तो हमें बैंक्स किस तरीके, बैंक कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रही है, बैंक किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, बैंक की टेक्नोलॉजी से कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाता है, एंड ऑल दोस थिंग्स। यहाँ पर हम बैंक के एनवायरनमेंट की क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो 5th चैप्टर एकदम किस पे फोकस करता है, बैंकिंग पे फोकस करता है। चैप्टर नंबर 4 किस पे करेगा, ई कॉमर्स। चैप्टर 3 द जनरल चैप्टर दैट विल फोकस ऑन ओवरऑल कंट्रोल, है ना, सब आपस में कहीं ना कहीं क्या है, रिलेटेड रहेंगे ही। चैप्टर 2 के अंदर अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स की हम बात करेंगे। फर्स्ट में तो हम कोई भी चीज को ऑटोमेट करने से क्या फायदा होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 एंड कल से फिर चालू करें, है ना। बाकी आपको कुछ क्वेरीज है, मॉड्यूल ठीक है, रिवीजन क्लास में हो जाएगा, याद क्लास में हो जाएगा, और बाद में कैसे पढ़ना है मैं खुद भी रिवीजन लूंगा, आप बोलोगे तो बाद में जरूरत पड़ी तो एक क्लास के बाद फिर रिवीजन ले लेंगे। बाकी मैराथन वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो आप देखते रहिए उसको, ठीक है। सो आज इतना ही देखते हैं,
कल से चालू करेंगे। और ये टाइम थोड़ा सा बहुत खतरनाक टाइम है, 3 से 4, एकदम पेट पूजा करके बैठते हैं और फिर थोड़ा सा। हाँ, खाना नहीं खाए क्या? अच्छा, कितने बजे खाया खाना? टाइम तब पहले से खा लिया मतलब, है ना, अच्छी बात है। कुछ मैं, क्योंकि पहले जब मैं क्लास लेता था तो उनका लंच 1-2 बजे होता था, तो 1-2 बजे होता था तो मतलब फिर खाना खाने के बाद तो थोड़ी सी झपकी तो आती है यार, है ना। लाइक बट नाउ डेज आई थिंक आपके लिए अच्छा है, चलो 12 बजे कर लेते हो जब तक। इसके पहले किसकी क्लास रहेगी? हाँ, फिर तो बढ़िया है, चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर दोस्तों। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।